दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जाति हिंदुस्तान की राजनीति का वो ध्रुव सत्य है जिसके बिना सियासतदानों की दुकान नहीं चलती है। देश की सियासत में बीते 5 दिनों से एक खबर को लेकर बवाल मचा हुआ है। यूपी के इटावा में पहचान छिपाकर एक कथावाचक पर कथा कहने के आरोप लगे तो सियासी तूफान खड़ा हो गया। मारपीट और बदसलूकी से शुरुआत हुई और अब मामला छेड़छाड़ और धोखाधड़ी तक जा पहुंचा है। इस केस में आज एक नया मोड़ आया है। आधार कार्ड ने नए सिरे से इस विवाद का आधार तैयार कर दिया है। जाति पर जंग को लेकर देश के सबसे बड़े प्रदेश में जो सियासत हो रही है उसके पीछे का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्राह्मण बनाम यादव की जो राजनीति यूपी में जारी है, उस राजनीति का अंत क्या 2027 का चुनाव है? आज इस खबर के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सोशल मीडिया पर जो खबरें तैर रही हैं, क्या वो अर्ध सत्य हैं? उसका पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि आज जनहित की हमारी यही कवर स्टोरी है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित में अब खबरें विस्तार से। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत सेना की ताकत के लिहाज से चौथी बड़ी पोजीशन रखता है। चंद्रयान को लेकर अपना मिशन हम कामयाब बना चुके हैं। गगनयान के सपने के साथ भारत के लाल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपने कदम रख चुके हैं। दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत की धमक सुनी नहीं जा रही हो। भारत ने खुद के लिए 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है। लेकिन कामयाबी के नए नए कीर्तिमानों के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं जो सोचने पर विवश कर देती हैं कि क्या वास्तव में हिंदुस्तान का एक चेहरा जातीयता के जकड़न में मानवीयता को भूल जाता है। सामाजिक भेदभाव की तस्वीरों में राजनीति अपने लिए रंग ना ढूंढे, यह भला कैसे हो सकता है? वोट के लिए समाज को बांटने वाली सियासत को हवा देने का काम भी जारी है। आज जनहित की कवर स्टोरी हमारे समाज का स्याह सच है। लेकिन क्या जो दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं, वही अंतिम सत्य है या फिर कहानी दरअसल कुछ और है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह हमारी कहानी के इस सिक्के का पहला पहलू है जात न पूछो साधु की। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। पहली तस्वीर 21 जून की है, जब उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। उनके बाल काटे गए, उनके साथ ओछा व्यवहार किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, नाक रगड़वाई गई, कथा के मेजबानों के पैर पकड़कर माफी मंगवाई गई। इन कथावाचकों के साथ और क्या क्या हुआ, उन्हीं की जुबानी आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी आप आज यानी 26 जून की सबसे नई तस्वीर देखिए, जब इस मामले में जातीय उफान चरम पर पहुंच गया। इटावा में अहिर रेजिमेंट नाम के जातीय संगठन ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव की कोशिश की। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। उनकी गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस वालों के साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई। हालांकि जल्द ही बड़ी तादाद में बड़े अधिकारियों के साथ पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, तब जाकर हालात संभल पाया। उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है, तब जाकर माहौल शांत हो सका। प्रशासन की इजाजत के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून तोड़ने का हक किसी को नहीं। जिन लोगों ने पथराव किया उन पर कार्रवाई होना लाजिमी है, लेकिन जातीय कीचड़ में सनी इस भीड़ ने जो किया वो कामयाबी के नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे भारत के दामन पर किसी बदनुमा दाग जैसा है। जबरन बाल काटे गए, शरीर के साथ अभद्रता की गई। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते। जबरदस्ती भीड़ के पैर छूने को मजबूर किया गया। ये तस्वीरें सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा हैं। ये तस्वीरें देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। कबीरदास कह गए हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। जैसे एक तलवार का महत्व उसकी धार से होता है, न कि उसके मयान से, इसी प्रकार एक साधु का महत्व उसके ज्ञान से होता है, न कि उसकी जाति से।
साफ है किसी व्यक्ति का महत्व उसकी जाति या जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और गुणों के आधार पर ही तय किया जाना चाहिए। लेकिन जातीय कुंठा में डूबी इस अंधी भीड़ के लिए कबीरदास जैसे प्रकांड विद्वान की बातें भी सिर के ऊपर से ही गुजर जाएंगी। इन पर कबीर की सीख के असर की उम्मीद करना बेमानी है। संत कबीर रैदास ने भी कहा था, ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोय न होय, जऊ जाने ही ब्रह्म आत्मा, रैदास कही ब्राह्मण सोए। आसान शब्दों में समझें तो मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जो ब्रह्मात्मा को जानता है वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। लेकिन खुद की जाति को ऊंचा और दूसरे को नीच मानने वाले लोग भला कबीर और रैदास को क्या समझेंगे? ऐसे लोगों के दिमाग में तो हर पल जाति की सोच हावी रहती है। तभी इटावा के दांदरपुर गांव में यादव कथावाचकों के साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। जात छुपाई मैंने कोई जात नहीं छुपाई, हम तो जात बता रहे हैं यादव। आपको ये दंड देना पड़ेगा ब्याज का, हम नहीं बताओ। बोले 30,000 रुपये लगेंगे, फिर 25,000 रुपये दिए। एक जंजीर थी उन्होंने वो पहले मेरी ले ली, एक अंगूठी ले ली, उसके बाद मारपीट भी की। हमें पता चलता है कि तुम चमार हो, हमने कहा नहीं चमार नहीं, हम यादव हैं। ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया, पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। 22 का मूत्र ले करके बाहर से मतलब आई, बोले कि मूत्र छिड़का, बोले कि अब तुम पवित्र हो। अब ब्राह्मण की कान जो है नारी से आपको मूत्र छिड़क दिया गया, अब तुम ब्राह्मण हो गए। कथावाचकों ने अपनी जो कहानी बताई वो हमने आपके सामने रख दिया। ये इस कथा का एक पक्ष है जो हमने आपको दिखा दिया है। बीते 4 दिनों से यही पहलू देश के सियासी और सामाजिक गलियारों में घूम रहा है। अब इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी सामने आया है। कथावाचक मुकुटमणि का दावा है उनकी जाति की वजह से उनके साथ बदसलूकी की गई। इस आरोप के बाद यूपी की राजनीति गर्म है। कथावाचकों से मारपीट करने वाले 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। लेकिन अब इस मामले में जो नई एफआईआर हुई है उसके मुताबिक कथावाचक मुकुटमणि ने धोखा दिया, अपनी पहचान छिपाई, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप उस एफआईआर की कॉपी भी देख सकते हैं जो कथावाचकों के खिलाफ की गई है। जयप्रकाश तिवारी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आरोप है कि जयप्रकाश की पत्नी के साथ कथावाचक मुकुटमणि यादव ने छेड़छाड़ की। एफआईआर में मुकुटमणि और संत यादव दोनों आरोपियों के नाम हैं। एफआईआर में आरोपी मुकुटमणि के 2 आधार कार्ड का भी जिक्र किया गया है। दोनों आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी पुलिस को दी गई है। एक आधार कार्ड पर आरोपी का नाम मुकुट सिंह है, दूसरे पर मुकुटमणि अग्निहोत्री। दोनों पर यूपी के औरैया का पता लिखा हुआ है, यानी आरोपी के पास 2 आधार कार्ड हैं। सवाल यह है कि मुकुटमणि ने किस मंशा से 2 आधार कार्ड अपने पास रखे। बताया जाता है कि खुद को मुकुटमणि अग्निहोत्री बताकर आरोपी कथावाचक लोगों को गुमराह करता और खुद को ब्राह्मण बताता था। और इतना ही नहीं, अब तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि 21 तारीख को कथा पूजा के दौरान मुकुटमणि ने महिलाओं को गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की। इनका तरीका गलत था और मुझे धीरे धीरे ये शक होने लगी ये ब्राह्मण किस तरीके के हैं, इनका तरीका ही गलत है। और टच करना, फिर खाना पे भी बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा, ये चीज़ इनकी गलत थी। कौन लोग हाथ पकड़ते थे? यही दोनों। इन्हों पे फिर लड़कों से मैंने बोला, इनसे बोला, इन्होंने बच्चों से बोला, तो दोनों पंडित जो थे, हाँ, तब उनसे माफ़ी मंगवाई। अच्छा। हाँ, ये जो घटना, हम ये चाहते हैं इन दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। दोनों को ये फर्जी आधार कार्ड बन के, ब्यास बन के आज मेरा के लाखों का नुकसान कर दिया। तो दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच इटावा कथावाचक मामले में एक नया वीडियो भी अब सामने आया है। यूपी में इटावा के दांदरपुर गांव की ये तस्वीरें हैं। वीडियो 21 जून का बताया जा रहा है। इस वीडियो में गांव वालों ने मुकुटमणि को घेर रखा है। इस वीडियो में गांव वाले मुकुटमणि से बात कर रहे हैं, उससे सच पूछ रहे हैं, लेकिन शुरू में मुकुटमणि अपनी जाति के बारे में बताने से बचते हैं। काफी कोशिशों के बाद ही वो अपनी जाति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को देखकर कहीं से ये नहीं लग रहा कि गांव वाले उस समय तक मुकुटमणि से बदसलूकी कर रहे थे।
हालांकि बात की तस्वीरें कुछ और हैं। फिलहाल आप ये वीडियो गौर से देखें। कोई बात नहीं है, देखो सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। एक महात्मा स्वरूप बैठ जा हमारा, महात्मा स्वरूप, पहली बात तो जात नहीं। हम आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़, ठीक महात्मा ने में रह रही, महात्मा ने ठीक है। अच्छा तो तुम आपका पिताजी की जात बता दो, आप ये बताओ। जात की बात रहेगी, मन ही नहीं लग रहा। अरे गुरु जी अरे आपकी बात है, यादव का शुद्ध नहीं अर्जन को शरीर करनी बात है। इस मामले ने जातीय सियासी रंग तब लिया जब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने स्वजातीय कथावाचक के पक्ष में मोर्चा संभाला। 23 जून को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इटावा कथावाचक कांड को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। इस घटना को पीडीए के मान सम्मान से जोड़कर आंदोलन की धमकी दी। अगले दिन 24 तारीख को अखिलेश यादव ने कथावाचक मुकुटमणि और दूसरे कथावाचक संत यादव को लखनऊ में पार्टी दफ्तर बुलाया, आर्थिक मदद की। तस्वीरें खुद अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया पर साझा की गईं और साथ में लंबा चौड़ा पोस्ट करके बीजेपी को खरी खोटी सुनाई गई। आज फिर अखिलेश यादव ने लखनऊ में बीजेपी को विभाजनकारी राजनीति करने वाली पार्टी बताकर हमला किया, सीएम पर सीधे निशाना साधा। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को घेरा तो जवाब देने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए। कथावाचक से अभद्रता की निंदा की, लेकिन अखिलेश पर जाति की राजनीति करने का आरोप भी मढ़ दिया। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे, उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो वो गलत किया है। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जो एक श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले आचार्य का सम्मान करना चाहिए, उसे केवल अपनी जाति की सीमा में ला करके पहुंचा दिया। अब पूरी तरह से इस विवाद ने जाति का रंग ले लिया है। यादव जाति से जुड़े संगठन के नेता और ब्राह्मण जाति के संगठन से जुड़े नेता आमने सामने आ चुके हैं। अपनी जात क्यों छुपाई आपने? आप यादव थे तो आपको यादव लिखना चाहिए था। आपको अपनी जाति पर गर्व नहीं है क्या? आप क्यों ब्राह्मण बन रहे हैं भाई? क्या जरूरत है आपको ब्राह्मण बनने की? और ब्राह्मण बन रहे हो तो फिर आप परिवर्तन करो, संस्कार ग्रहण करो। जाति को लेकर अब जिस तरीके का उन्माद और जिस तरीके का तनाव पैदा किया जा रहा है, और खास तौर पर हम कहेंगे दलित और पिछड़े और यादव समाज को टारगेट बनाया गया है। उधर यूपी के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज से इस पूरे मामले पर बातचीत की। घटना की निंदा करते हुए 2-2 आधार कार्ड रखने के मामले में आरोपी कथावाचक पर कार्रवाई की बात कही है। में संविधान है, कानून का राज है। अगर गलत उन्होंने किया तो थाने में जाकर के शिकायत करते, तहरीर देते, पुलिस उसकी जांच करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती। रही बात कि 2-2 आधार कार्ड, एक व्यक्ति को 2 आधार कार्ड रखने का अधिकार नहीं है। उस आधार पे तो निश्चित है कि आपके फराटगिरी 420 का मुकदमा तो पंजीकृत होगा। जब सबको एक आधार कार्ड बनाने की इजाज़त है, आप 2 क्यों बनाए हैं? एक तो ये इशू है। तो अब इस इशू को लेकर के अगर कोई तुल पकड़े तो क्या किया जा सकता है? अब भाई जब एक ही नाम से 2 बना हुआ है और
वो दे रहे हैं, वहाँ जांच हो रही है, जांच में पाया जा रहा है, तो वही ना हम लोग जानते हैं कि हम लोग तो जांच में गए नहीं थे। ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है। उधर कल की पीठ के पीठाधीश्वर धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इटावा की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कथा करने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण होता है। यह घटना सनातन और योगी को बदनाम करने की साजिश है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस घटना को राजनीतिक रंग देने पर सवाल उठाए हैं। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाली है और ऐसा लगता है कि जानबूझ करके कारित की गई है। ये हुई घटना नहीं है, ऐसा लगता है कि जानबूझ करके की गई है। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है, क्योंकि घटना हो जाने में भी दिखाई दे रहा है वो। और जैसे कि ब्राह्मणों ने बुलाया तो पहले ही उनको जाति के बारे में कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये वक्ता किस जाति के हैं, तो पहले क्यों नहीं उन्होंने पक्का किया। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जिसे ब्रह्म का बोध हो गया, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है जी। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को होई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गा वहीं सुनई विविध सब संता। तो जो हरि भगवान की कथा गाता है, भगवान की कथा सुनता है, इसका मतलब वो ब्रह्म को जानता है, उसे ब्रह्म का बोध है। जिसे ब्रह्म का बोध है वो ब्राह्मण है। ये जो इटावा की घटना है ये तो एक साजिश है और योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्यकाल पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। इस घटना के हर पहलू को देखने के बाद अब आपके मन में सवाल होगा कि शुद्ध रूप से ये मामला बदसलूकी और फरेब का है, तो फिर इस पर इतनी ज्यादा सियासत क्यों हो रही है, सियासी रोटी क्यों सेकी जा रही है? तो जवाब अब आपके सामने रखते हैं। यूपी और बिहार उत्तर भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां की राजनीति शुद्ध रूप से जाति के आसपास घूमती है। बिना जाति की चर्चा के यहां की राजनीति अधूरी है। बिहार में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में 2027 में, जिसमें ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। ऐसे में इस घटना को जातीय समीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2027 की यूपी की पिच तैयार करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले यूपी का मामला है तो यूपी का जातीय गणित आपके सामने रखते हैं। सवर्ण यहां 18% हैं, ओबीसी की आबादी 42%, दलित 21%, मुस्लिम आबादी 19% है। सवर्णों के वोट बैंक पर पिछले 10-15 सालों से बीजेपी की एक तरफा पकड़ है। ओबीसी की बात करें तो इस समूह का वोट बटा हुआ है। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी और एनडीए की बराबर की पकड़ इस ओबीसी वोट बैंक पर जरूर है। जहां तक ब्राह्मण और यादव का सवाल है तो दोनों की आबादी आंकड़ों में बराबर है। यूपी में ब्राह्मण भी 10% हैं, यादवों की संख्या भी 10% ही है। मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। अखिलेश यादव मौजूदा सरकार पर लंबे समय से यह आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणों के साथ वो भेदभाव करती है। ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बना दिया। आपको यह भी बताते चले कि 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा जिस जाति के विधायक जीत कर आए थे वो ब्राह्मण जाति के थे। एनडीए से 46 ब्राह्मण विधायक बने, समाजवादी पार्टी से 5 बने। जहां तक यादव समाज की बात है तो एनडीए के 3 यादव विधायक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में 24 यादव विधायक 2022 में जीतकर विधानसभा पहुंचे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वोट परंपरागत रूप से बीजेपी का कोर वोटर रहा हो। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करके मायावती ने ब्राह्मण वोट अपने पाले में किया था। नतीजा ये रहा कि बीएसपी बम्पर बहुमत से सत्ता में आई थी। इससे पहले और बाद के हर चुनाव में ब्राह्मण वोटर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। 2012 में जब अखिलेश सीएम बने तब चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 45 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, जिनमें से 21 जीत कर आए थे। 2017 में मोदी लहर के बाद ब्राह्मण बीजेपी के साथ आ गए। सीएसडीएस के मुताबिक 2017 में ब्राह्मणों के 83% वोट बीजेपी को और 7% समाजवादी पार्टी को मिले थे। 2022 में ब्राह्मणों के 89% वोट एनडीए को गए। समाजवादी पार्टी को 6% ब्राह्मणों ने तब वोट किया था। 2017 में यादवों के 10% वोट ही बीजेपी को मिले, 68% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। 2022 में यादवों की बात करें, 12% यादव ने बीजेपी को, जबकि 83% ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। यादव वोट परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का माना जाता है। यही वजह है कि कथावाचक के इस विवाद को जातीय रंग देकर यूपी की राजनीति को गरमाने की कोशिश की जा रही है।
2027 की पिच को सेट करने की यह बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जाति वो चाशनी है जिसमें वोट बैंक की बूंदें मिलाकर सत्ता के लड्डू बनाए और खाए जाते हैं। ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि सियासी फायदे के लिए इटावा के मुद्दे को उछाला जा रहा हो, क्योंकि इस देश में ऐसे कई गैर ब्राह्मण कथावाचक हैं जिन्हें बड़ी संख्या में हर जाति के लोग सुनने के लिए पहुंचते हैं, ये जानते हुए भी कि वो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक नहीं रखते। इनमें सबसे बड़ा नाम मोरारी बापू का है। इनकी राम कथा देश विदेश में लाखों लोग सुनते हैं। इन्हें सुनने वालों में हर वर्ग हर जाति के लोग शामिल हैं। मोरारी बापू की सादगी और विद्वता की कोई जातिगत सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही ऐसे कई कथावाचक हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं। इनमें बड़ा नाम आचार्य मनोरमा सेन यादव का है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण और रामकथा कहती हैं। इनके कथाओं के यूट्यूब वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। यादव समुदाय से होने के बावजूद आचार्य मनोरमा को हर वर्ग का सम्मान हासिल है। गैर ब्राह्मण कथावाचकों में एक और बड़ा नाम नीलम यादव शास्त्री का है, जो एक लोकप्रिय कथावाचक हैं जिनके भजन और कथाएं विशेष रूप से महिलाओं में काफी लोकप्रिय हैं। इनके कथाओं में भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे ही एक और कथावाचक हैं हेमराज सिंह यादव। कॉमेडी और भक्ति का अनूठा मिश्रण करने वाले इस कथावाचक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। इनकी कथाओं में भी हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। यूपी के ही बरेली के डॉक्टर ब्रजेश यादव, जो सर्जन होने के साथ साथ कथा वाचन भी करते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां बांटते हैं। वो नवजात शिशुओं के कानों में राम भक्त बनने का संदेश देते हैं। छुआछूत और जाति पात भारतीय सनातन समाज के लिए अभिशाप है। दुख की बात यह है कि कलंक उस समाज के नाम है जिसके सबसे बड़े धर्म ग्रंथों में शुमार रामायण और श्रीमद् भागवत गीता की रचना कथित वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले तबके से आने वाले महर्षियों ने ही की। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को कौन नहीं जानता। त्रेता युग में इस महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के मंदिर देश भर में हैं, जहां रामायण में अटूट विश्वास करने वालों की अगाध आस्था है। खासकर हर साल शरद पूर्णिमा के दिन देश के वाल्मीकि मंदिरों में उत्सव जैसा माहौल रहता है, क्योंकि इस दिन हम वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि सिर्फ एक जाति विशेष के ही आराध्य नहीं, बल्कि संपूर्ण सनातन परंपरा रामायण के रचयिता। हालांकि महर्षि वाल्मीकि की जाति को लेकर भी अलग अलग मत हैं। कुछ ग्रंथों में उन्हें ब्राह्मण भी बताया गया है, लेकिन मोटे तौर पर मान्यता यही है कि वो दलित समाज से आते थे। जरा सोचिए, अगर रामायण की रचना ना हुई होती तो हम तक त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी कैसे पहुंचती। यानी भगवान राम से भारत का साक्षात्कार कराने वाले आदि पुरुष महर्षि वाल्मीकि ही हैं। महर्षि वाल्मीकि की तरह ही वेदव्यास भी सनातन परंपरा में बेहद पूजनीय स्थान रखते हैं। वो भी एक शूद्र महिला की कोख से ही पैदा हुए। मान्यता है कि उनका जन्म ब्राह्मण पिता पराशर ऋषि और मल्लाह माता सत्यवती से हुआ था। वेदव्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। वो महर्षि वेदव्यास ही थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की, जो आज धर्म और कर्म दोनों लिहाज से भारत की अमिट पहचान और परंपरा का हिस्सा है। यदि हम इतिहास उठा करके देखें तो कबीरदास जी कथावाचक थे, रविदास कथावाचक थे। वेदव्यास जी कौन थे? वो सत्यवती दासराज केवट की कन्या थी, उसके पुत्र थे, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की और आपके उपनिषद रचे, भागवत रची। कहा तो हमें जाति मुक्त समाज बनाना था और कहा हम जाति के जाल में और जगड़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में क्या रैदास की वो भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है, जिसमें वो कह गए, जाति पाति के फेर मही उर्झी रही सब लोग, मानुषता को खात हई रैदास जाति कर रोग। यानी अज्ञानवश सभी लोग जाति पाति के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं। रैदास कहते हैं कि यदि वो इस जातिवाद के चक्कर से नहीं निकले तो एक दिन जाति का ये रोग संपूर्ण मानवता को निगल जाएगा। और यहां पर दो अलग अलग पहलू जो इस खबर के सामने आए कि एक तरफ कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाई। अगर ये सच है तो उन्हें कतई ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जिस जाति में जन्मे हैं उस पर हमें गर्व होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जाति के नाम पर अगर उन्हें मारा और पीटा गया है तो ऐसे लोगों के खिलाफ
पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि ये मामला नजीर बन पाए और दोबारा इस तरह की तस्वीर किसी हिस्से से सामने नहीं आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे बिहार का। 5 साल पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी बिहार में सबसे बड़ा दल बनकर निकला। इसके पीछे की बड़ी वजह बताई गई नौकरी का मुद्दा, जिसे तेजस्वी यादव ने जोर शोर से उठाया था। 5 साल बाद तेजस्वी रोजगार के इसी मुद्दे के जरिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए, लेकिन उनका ये कार्यक्रम भी विवादों में घिर गया। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आरजेडी के युवा संसद कार्यक्रम की है, जहां युवाओं की भारी भीड़ जुटी थी। तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं के लिए वायदों का पिटारा खोल दिया। दूसरी तस्वीर इस कार्यक्रम के बाद की है। तेजस्वी का भाषण खत्म होते ही भीड़ बेकाबू हो गई। जिस गेट से तेजस्वी को निकलना था, वहां भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है ये लोग तेजस्वी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। भारी भीड़ की वजह से कांच का बड़ा सा गेट टूट गया, जिसमें आरजेडी का एक कार्यकर्ता घायल है। तेजस्वी यादव, मीसा भारती और संजय यादव को किसी तरह से यहां से बड़ी मुश्किलों से बाहर सुरक्षित निकाला गया। एनडीए कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था को हाईलाइट कर रही है, लेकिन यहां पर जुटी भीड़ बता रही है कि बिहार में रोजगार कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे तेजस्वी अपने भाषणों से और धार दे रहे हैं। नौकरी नहीं मांगेगा, नीति बनाएगा और नेतृत्व करेगा। बिहार का युवा अब सत्ता का फैसला का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सत्ता का फैसला करेगी। इनके जुमलों अब पूरे गांव में फेंके जा चुके हैं। दोस्तों, उठो, ठान लो और चलो, और तब तक मत रुकना जब तक बिहार फिर से ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रगति, तरक्की की राजधानी न बन जाए। युवाओं के सामने तेजस्वी यादव ने वायदों का पिटारा खोल दिया। 20 महीने में हर वादा पूरा करने की बात कही है। तेजस्वी ने सत्ता में आने पर डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया। युवाओं के लिए युवा आयोग बनाने का वादा किया। ग्रेजुएट छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कराने की बात कही। बीपीएल छात्रों को हर दिन 2 अंडे और दूध देने का भी वादा है। उच्च शिक्षा के लिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने का भी तेजस्वी यादव की ओर से वादा किया गया। तेजस्वी ने जैसे ही वायदों की बौछार की, जेडीयू पलटवार करने के लिए मैदान में आ गई। जेडीयू ने तेजस्वी को उनके पिता के दौर की याद दिला दी। 15 वर्षों तक वो सरकार थी जिसमें लालू जी और राबड़ी जी ने शासन किया। क्या हुआ बिहार में, सबने देखा है। और दूसरा, तेजस्वी यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और अगर उस कार्यकाल में हुए पॉजिटिव कामों का क्रेडिट तेजस्वी जी लेना चाहते हैं, कि उन्हें सार्वजनिक मंचों से कहना चाहिए कि उन 17 महीनों के कार्यकाल में जो भी हत्या, लूट, बलात्कार, आपराधिक घटनाएं घटी, सबकी जवाबदेही अकेले तेजस्वी यादव जी की है और किसी की नहीं है। तेजस्वी जी को यह भी स्वीकारना चाहिए। वैसे इस बार जेडीयू के लिए चुनौती सिर्फ आरजेडी की तरफ से ही नहीं है। नीतीश के सहयोगी रहे प्रशांत किशोर भी खिलाफ खड़े हैं। पीके की जनसुराज को कल ही चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह के तौर पर आवंटित किया है। जनसुराज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बदलाव का अब है ये रास्ता, हर बच्चे के हाथ में बस्ता। और अब आज का जनहित मंत्र। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। हर सफल व्यक्ति को यह मालूम होता है कि उसका लक्ष्य क्या है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान लगा देना ही सफलता की कुंजी है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।